स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा, कोई नई भाषा सीखना शुरू किया या गिटार पर पहला कॉर्ड बजाने की कोशिश की और शुरुआती ठोकरों के बाद मन में एक आवाज आई, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ, या मैं इसमें अच्छा हूं ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर ये एहसास सच्चाई ना हो? क्या हो अगर मामला ये ना हो कि आप किसी चीज में बुरे हैं, बल्कि सिर्फ ये हो कि आप अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं हैं। बारबरा ओकले, जिनके विचारों पर आज हम बात कर रहे हैं, इसी को कहती हैं, यू आर जस्ट नॉट देयर येट। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और इसके पीछे ठोस विज्ञान भी है। ऐसा नहीं कि बस कहने की बात है। अच्छा। हाँ, हमारा मस्तिष्क, जिसे न्यूरोसाइंस की भाषा में प्लास्टिक कहा जाता है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब वो बदल सकता है, लगातार नए रास्ते, नए कनेक्शंस बना सकता है। सही तरह की कोशिश, सब्र और हाँ, सही तरीकों से हमारा दिमाग अपनी मानी हुई सीमाओं को पार कर सकता है। जैसा कि सोर्स में भी इशारा किया गया है, ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ थ्रू रेपिटेशन एंड एफर्ट। मतलब बार बार कोशिश करने से दिमाग सच में बदलता है? बिल्कुल, ये न्यूरोबायोलॉजी है। तो चलिए आज इसी सोच की गहराइयों में उतरते, देखते हैं कि ये स्रोत हमें सीखने की राह में आने वाली रुकावटों को समझने और उन्हें पार करने के बारे में क्या सिखाते हैं, और कैसे हम अपने दिमाग की उन क्षमताओं को जगा सकते हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी ना हो। शुरुआत करते हैं उन सीमाओं से जो हम खुद बना लेते हैं। स्रोत बताता है कि अक्सर हम मान लेते हैं कि कुछ चीज़ों में हम कुदरती तौर पर कमज़ोर हैं। जैसे कोई सोचता है, मेरी मैथ्स हमेशा से खराब रही है। हाँ, या ड्राइंग तो मुझसे होती ही नहीं। बिल्कुल, ओकली इन्हें सीखी हुई सीमाएं या लर्न्ड लिमिट्स कहती हैं। मतलब ये हमारे विश्वासों की पैदावार है, न कि हमारी असली बायोलॉजिकल लिमिट्स। पब्लिक स्पीकिंग के डर का उदाहरण लेते हैं। कोई सोच सकता है, मैं तो पैदाइशी इंट्रोवर्ट हूं, मुझसे भीड़ के सामने बोलना कभी नहीं होगा। लेकिन वीडियो में जो तरीका बताया गया है वो दिलचस्प है। अगर वो व्यक्ति धीरे धीरे छोटे कदमों से अभ्यास करे, जैसे कि पहले सिर्फ शीशे के सामने बोले, फिर शायद एक भरोसेमंद दोस्त के सामने, फिर 2-4 लोगों की छोटी सी ऑडियंस के सामने, तो होता क्या है कि दिमाग धीरे धीरे उस डर वाले सर्किट को कमजोर करता है। अच्छा, और आत्मविश्वास वाले नए सर्किट बनाने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे धीरे धीरे वजन उठाकर मांसपेशियां बनती हैं। सही। वो व्यक्ति कभी बुला था ही नहीं, बस अभी वहां पहुंचा नहीं था। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारा दिमाग, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, वो किसी भी उम्र में नई स्किल सीख सकता है, खुद को बदल सकता है। हमारे न्यूरॉन्स लगातार नए संपर्क बना सकते हैं, पुराने संपर्कों को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें सही तरह की चुनौती और अभ्यास मिलता है। तो जरूरत है सही तरीके से चैलेंज करने की और लगातार प्रैक्टिस की। हाँ, वीडियो में बारबरा ओकली का अपना ही उदाहरण कितना प्रेरणादायक है। वो स्कूल में गणित और विज्ञान से नफरत करती थी, भाषाओं में अच्छी थी, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर उन्होंने न सिर्फ इंजीनियरिंग सीखी बल्कि न्यूरोसाइंस में महारत हासिल की। कमाल है। उन्होंने साबित किया कि दिमाग की ये बदलने की क्षमता, ये प्लास्टिसिटी जीवन भर हमारे साथ रहती है। जैसा उन्होंने कहा, यू कैन लिटरली रीवायर योर ब्रेन। आप सचमुच अपने दिमाग के तारों को दोबारा जोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो सीखने के तरीके से जुड़ी है। ओकली कहती हैं कि हमारा दिमाग मुख्य रूप से 2 अलग-अलग मोड में काम करता है। एक है फोकस्ड मोड, यानी एकाग्र अवस्था। हाँ। और दूसरा है डिफ्यूज मोड, यानी विसरित अवस्था। एकाग्र अवस्था तो हम सब जानते हैं, जब हम पूरी तरह ध्यान लगाकर कुछ समझने या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे गणित का कोई सवाल हल करना या कोई मुश्किल टेक्स्ट पढ़ना। हाँ, हमारा पूरा फोकस एक जगह होता है, जैसे टॉर्च की सीधी रोशनी। वहीं दूसरी तरफ विसरित अवस्था तब काम करती है जब हम रिलैक्स्ड होते हैं। हमारा ध्यान भटका हुआ सा होता है, जैसे टहलते समय या नहाते समय, या बस यूं ही खाली बैठे हुए। हाँ, इस मोड में दिमाग जैसे बैकग्राउंड में चीजों को प्रोसेस करता रहता है, अलग अलग विचारों को जोड़ता है जिनकी तरफ हम सीधे तौर पर ध्यान नहीं दे रहे होते। ये टॉर्च की फैली हुई रोशनी जैसा है जो एक बड़े एरिया को कवर करती है। अच्छा, और कमाल की बात यह है कि जो लोग प्रभावी ढंग से सीखते हैं ना, वो इन दोनों अवस्थाओं का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। मतलब सिर्फ फोकस करना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। सिर्फ एकाग्र अवस्था में घंटों लगे रहना शायद बेस्ट तरीका ना हो। कई बार मुश्किल समस्याओं का हल या किसी कॉन्सेप्ट की गहरी समझ हमें तब मिलती है जब हम एकाग्र कोशिश छोड़कर इस डिफ्यूज्ड मोड में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि एकाग्र अवस्था में हम अक्सर जाने पहचाने रास्तों पर ही सोचते रहते हैं,
जबकि विसरित अवस्था दिमाग के अलग-अलग हिस्सों को आपस में बात करने का मौका देती है। इससे नए और अनोखे कनेक्शंस बन सकते हैं। वो आहा वाला मोमेंट। हाँ, बिल्कुल वही। वो आहा वाला पल अक्सर इसी विसरित अवस्था में आता है। तो तीव्र फोकस जरूरी है, लेकिन दिमाग को आराम देना, उसे भटकने देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों मिलकर सीखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और आम धारणा है, और शायद हम सबने महसूस की होगी, कि अगर कोई चीज़ सीखने में मुश्किल हो रही है, मतलब या तो हम में कमी है या हम उतने स्मार्ट नहीं हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन सोच है। लेकिन सोर्स इस धारणा को पलट देता है। वो कहता है कि संघर्ष यानी स्ट्रगल वास्तव में एक अच्छा संकेत है। जैसा वीडियो में कहा गया, स्ट्रगल एक्चुअली एक गुड साइन है। अच्छा, मुश्किल होना अच्छा है। हाँ, जब आप किसी नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जूझ रहे होते हैं, दिमाग पर जोर डाल रहे होते हैं, तो असल में आपका ब्रेन ज्यादा सक्रिय रूप से नए न्यूरल कनेक्शन बना रहा होता है, उन्हें मजबूत कर रहा होता है। ये दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियों में जो हल्का दर्द या तनाव होता है, वो उनके मजबूत होने का संकेत है। वैसे ही सीखने में होने वाला मानसिक संघर्ष दिमाग के विकास का संकेत है। एकदम। और इसी से जुड़ी एक और बात है, दूसरों से अपनी तुलना करना। कोई किसी चीज को जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे, लेकिन शायद ज्यादा गहराई से। स्रोत इस बात पर ध्यान दिलाता है कि जो लोग धीरे सीखते हैं वो अक्सर कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा स्थायी रूप से याद रखते हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें जानकारी को प्रोसेस करने, उसे पुराने ज्ञान से जोड़ने और गहरे कनेक्शंस बनाने में ज्यादा समय और मेहनत लगती है। तो अपनी रफ्तार को स्वीकारना बहुत जरूरी है। हर किसी की सीखने की यात्रा अलग होती है। बिल्कुल। और ये जो संघर्ष और धीमी गति की बात है, इसी से जुड़ा है कंफ्यूजन यानी उलझन का कॉन्सेप्ट। उलझन मतलब जब कुछ समझ ना आ रहा हो? हाँ, जब कोई नई चीज सीखते समय सब कुछ गड्डमड लगे, कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलते जुलते लगें, कुछ समझ ना आए, तो अक्सर हम घबरा जाते हैं। लेकिन जैसा सोर्स में बताया गया है, ये कंफ्यूजन असली लर्निंग का हिस्सा है। ये कैसे? ये वो दौर है जब आपका दिमाग पुरानी समझ और नई जानकारी के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा होता है। नए न्यूरल कनेक्शन बन रहे होते हैं, पुराने रास्ते चुनौती महसूस कर रहे होते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसलिए दिमाग में एक अस्थायी उलझन पैदा होती है। अच्छा। जरा साइकिल चलाना सीखते समय की उलझन याद कीजिए। शुरुआत में हैंडल कैसे पकड़ें, पैडल कैसे चलाएं, संतुलन कैसे बनाएं, सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग लगता था। हाँ, लगता था सब एक साथ कैसे होगा। लेकिन वो उलझन ही तो सीखने का मैदान थी। धीरे धीरे अभ्यास से दिमाग और शरीर ने तालमेल बैठा लिया और वो उलझन गायब हो गई। इसलिए जब किसी नई चीज को सीखते हुए उलझन महसूस हो, तो निराश होने के बजाय इसे एक संकेत माने कि आप वाकई कुछ नया और चुनौतीपूर्ण सीख रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन एक तरह से प्रोग्रेस का साइन है। हाँ, कह सकते हैं। जैसा कि सोर्स आइंस्टाइन को कोट करता है, इफ यू आर नॉट कंफ्यूज्ड यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू। यानी अगर आप उलझन में नहीं हैं, तो शायद आप अपने कंफर्ट जोन में ही हैं, कुछ सचमुच नया नहीं सीख रहे। ठीक है, तो हमने समझा कि संघर्ष और उलझन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ संघर्ष करना काफी नहीं है, सही तरीके से करना भी जरूरी है। बिल्कुल। सिर्फ एक ही चीज को बार बार रटना, जिसे ब्लाइंड रेपिटेशन कह सकते हैं, शायद सबसे कारगर तरीका ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोल्स कुछ स्मार्ट लर्निंग स्ट्रैटेजीज या कहें स्मार्ट दोहराव की तकनीकों का जिक्र करता है। पहली तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन या अंतराल पर दोहराव। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है किसी सीखी हुई चीज को तुरंत बार बार दोहराने की बजाय बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराना। जैसे आज कुछ सीखा तो उसे कल रिवाइज किया, फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, और हर बार गैप थोड़ा बढ़ाते जाना। हाँ, ये तकनीक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि ये हमारे दिमाग को जानकारी को लगभग भूलने और फिर उसे याद करने के लिए मजबूर करती है, और हर बार याद करने की ये कोशिश उस मेमोरी ट्रेस को और मजबूत बनाती है। अच्छा, और दूसरी तकनीक? दूसरी है एक्टिव रिकॉल या सक्रिय स्मरण। इसका मतलब है बिना देखे या बिना किसी सहारे के जानकारी को याद करने की कोशिश करना। जैसे कि खुद से सवाल पूछना? हाँ, बिल्कुल। जैसे किताब का एक चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद करके खुद से पूछना कि मैंने क्या क्या मुख्य बातें सीखी, या फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करना। ये सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ने, पैसिव रीडिंग से कहीं ज्यादा प्रभावी है। क्यों?
क्योंकि जब आप सक्रिय रूप से जानकारी को याद करते हैं तो आप दिमाग को उस जानकारी तक पहुंचने वाली न्यूरल रास्ते को इस्तेमाल करने और मजबूत करने के लिए मजबूर करते हैं। पैसिव रीडिंग में ऐसा नहीं होता। समझ गई। और तीसरी तकनीक है इंटरलीविंग, यानी विषयों या स्किल्स का मिश्रण। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है एक ही तरह की चीज को लगातार प्रैक्टिस करने की बजाय अलग अलग तरह की चीजों को मिक्स करके प्रैक्टिस करना। जैसे अगर गणित पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही तरह के 10 सवाल करने की बजाय अलग अलग चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट्स के मिले जुले सवाल करना। या अगर गिटार सीख रहे हैं तो सिर्फ एक ही स्केल को घंटों बजाने की बजाय अलग अलग स्केल्स, कॉर्ड्स और गानों के हिस्सों को बारी बारी से प्रैक्टिस करना। इससे दिमाग ज्यादा लचीला बनता है ना? बिल्कुल। उसे हर बार समझना पड़ता है कि कौन सी समस्या के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। इससे कॉन्सेप्ट्स की समझ गहरी होती है और उनके बीच के कनेक्शंस बेहतर बनते हैं। ये तकनीकें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये महज रटने से आगे जाती हैं। ये दिमाग को जानकारी को अलग अलग कोणों से देखने, प्रोसेस करने और याद करने के लिए चुनौती देती हैं। तो ये तीनों, स्पेस्ड रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल और इंटरलीविंग, मिलकर स्मार्ट लर्निंग बनाते हैं। हाँ, कई बार हम सीखने में इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि हमारी क्षमता में कमी नहीं होती, बल्कि हमारी अप्रोच, हमारा तरीका गलत होता है। वीडियो में गिटार का जो उदाहरण दिया गया है वो इसी बात को समझाता है। अगर कोई सीखने वाला सिर्फ वही आसान कॉर्ड्स बजाता रहेगा जिनमें वो पहले से कंफर्टेबल है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सही बात है। असली सुधार तब होगा जब वो मुश्किल कॉर्ड्स, नई तकनीकों को इन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ प्रैक्टिस करेगा। विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। अब बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की, जिस पर सोर्स बहुत जोर देता है। वो है निरंतरता और धैर्य की शक्ति। हाँ, कंसिस्टेंसी। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता बड़े उछालों से मिलती है। हम बिग पुश वाली मानसिकता में फंस जाते हैं। आज रात 10 घंटे पढ़ लूंगा, फिर कुछ दिन आराम। हाँ, ये टेम्पटेशन होता है। लेकिन वीडियो के अनुसार हमारा दिमाग इस तरह से काम करने के लिए नहीं बना है। असली प्रगति छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से आती है। इसे जिम के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है। सोचिए, क्या ज्यादा फायदेमंद है एक दिन जिम जाकर 5 घंटे कसरत करना और फिर अगले 10 दिन बिल्कुल न जाना? नहीं, कोई फायदा नहीं। या फिर रोजाना सिर्फ 30 मिनट लगातार वर्कआउट करना? जाहिर है दूसरा विकल्प। बिल्कुल। यही सिद्धांत सीखने पर भी लागू होता है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना या प्रैक्टिस करना, भले ही वो उस दिन मामूली लगे, लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालता है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। सोर्स बताता है कि रोज सिर्फ 1% का सुधार भी साल के अंत तक आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। छोटे कदम समय के साथ जुड़कर एक बड़ी छलांग बन जाते हैं। हाँ। और निरंतरता दिमाग के लिए खाद पानी की तरह है। ये न सिर्फ सीखी हुई चीजों को मजबूत करती है, जैसा स्पेस्ड रेपिटेशन में होता है, बल्कि ये आदत भी बनाती है। जैसा सोर्स में कहा गया है, डिसिप्लिन हैबिट बन जाती है। अच्छा। जब आप रोज छोटे कदम उठाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक पैटर्न सिखाते हैं, एक लय बनाते हैं। इससे शुरुआत करने का जो डर या आलस होता है ना, हाँ, वो कम हो जाता है। हाँ, वो भी कम होता है। एक बड़ा लक्ष्य सामने देखकर घबराहट हो सकती है, लेकिन आज का छोटा सा कदम ज्यादा मैनेजेबल लगता है। और हर बार जब आप वो छोटा कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है। ये बात तो है। वीडियो में बांस के पेड़ का जो एनालॉजी दिया गया वो बहुत सटीक है। वो क्या है? बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो पहले कई सालों तक जमीन के ऊपर उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखती, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन असल में वो जमीन के नीचे अपनी जड़ों का एक मजबूत नेटवर्क फैला रहा होता है। अच्छा। और फिर जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो कुछ ही हफ्तों में वो तेजी से कई फीट ऊंचा उड़ जाता है। वाव। हमारी छोटी लगातार कोशिशें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। हो सकता है सतह पर तुरंत परिणाम ना दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर सीखने की मजबूत नींव तैयार हो रही होती है। तो मतलब नतीजे पर फोकस करने की बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। एकदम। हर दिन का छोटा ईमानदार प्रयास ही लंबी दौड़ में जीत दिलाता है। और आखिर में बात करते हैं उस चीज की जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, असफलता या फेलियर। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। हमारा समाज हमें सिखाता है कि फेल होना बुरा है, शर्म की बात है। अगर हम फेल हो गए तो मतलब हम काबिल नहीं है। ये कंडीशनिंग बहुत गहरी है। लेकिन बारबरा ओकली और इस सोर्स का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप अक्षम हैं। फेलियर सिर्फ फीडबैक है, जानकारी है। जैसा वीडियो में कहा गया, फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं, ये बस आपको बता रहा है
कि आपने जो तरीका अपनाया वो शायद काम नहीं कर रहा। 2-4 कोशिश करने की जरूरत है। हाँ, बचपन में जब हमने चलना सीखा था तो क्या हम पहली बार में ही दौड़ने लगे थे? नहीं, हम सैकड़ों बार गिरे होंगे। बिल्कुल। कथित तौर पर 1000 बार असफल हुए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है। इसी तरह वॉल्ट डिज्नी को शुरुआत में कई बार रिजेक्शन मिला। यहाँ तक कहा गया कि उनमें कल्पना की कमी है। सोचिए जरा। ये लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने असफलता को अंत नहीं माना, बल्कि उसे सीखने और अपनी दिशा बदलने का एक मौका समझा। और इसके पीछे भी दिमाग का विज्ञान है। हमारा ब्रेन गलतियों से सीखता है। अच्छा, कैसे? जब हमसे कोई गलती होती है और हमें उसका एहसास होता है तो ब्रेन एक तरह का एरर सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल ध्यान आकर्षित करता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई। अगर हम इस सिग्नल पर ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि क्या गलत हुआ और अगली बार कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन अपने सर्किट्स को एडजस्ट करता है। यही तो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो गलतियां दिमाग को सिखाती हैं। बिल्कुल। यहीं पर कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट काम आता है। यानी ये मानना कि हमारी क्षमताएं मेहनत और सीखने से विकसित हो सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों को सीखने का अवसर मानते हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं। इसलिए फेलियर का मतलब होता है कि उनमें टैलेंट की कमी है और वे अक्सर कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, जब हम फेलियर को सिर्फ फीडबैक की तरह देखना सीख जाते हैं तो इसका एक और बड़ा फायदा होता है, हम अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पाते हैं। शर्म, निराशा या गुस्से की जगह जिज्ञासा ले लेती है। हम पूछने लगते हैं, अच्छा ये काम क्यों नहीं किया, या अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। तो करना क्या चाहिए जब हम फेल हों? सोर्सेस के लिए कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाता है। गलती होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रोकें और सोचें। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। क्या हुआ, क्यों हुआ, उससे जो सीखा उसे कहीं नोट कर लें। डॉक्यूमेंट लर्निंग, ताकि वो सबक याद रहे। हार मानने की बजाय जल्दी ही दोबारा कोशिश करें। ट्राई अगेन क्विकली, ताकि दिमाग नए बेहतर पैटर्न बना सके। और सबसे जरूरी, सिर्फ सफल होने पर ही नहीं बल्कि कोशिश करने के लिए भी खुद को श्रेय दें। गिव क्रेडिट फॉर ट्राइंग, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रयास करना अपने आप में एक जीत है। ये बहुत अच्छी बात कही। और एक चेतावनी जो सोर्स देता है। फेलियर से बचने की कोशिश करना, यानी कभी रिस्क ना लेना, असल में सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इससे सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी रुक जाती है। तो आज हमने बाबरा ओकली के विचारों पर आधारित बुक इनसाइडर के वीडियो से समझा कि सीखना सिर्फ दिमागी घोड़े दौड़ाना या जन्मजात प्रतिभा का खेल नहीं है। हाँ, ये बहुत हद तक सही माइंडसेट अपनाने और स्मार्ट रणनीतियों का इस्तेमाल करने के बारे में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार उभर कर सामने आए, कोई भी किसी चीज में स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं होता, वो बस अभी वहां नहीं पहुंचा है। यू आर जस्ट नॉट देयर येट। बिल्कुल। हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों की तरह है। सही कसरत, पोषण और आराम से ये बदल सकता है, विकसित हो सकता है, मजबूत बन सकता है। लगातार अभ्यास, सब्र रखना, स्मार्ट तरीके अपनाना, जैसे अंतराल पर दोहराव और सक्रिय स्मरण। सीखने के दौरान होने वाली उलझन और संघर्ष को प्रक्रिया का हिस्सा मानना और असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक जरूरी फीडबैक समझना, ये सब वो औजार हैं जो हमारे दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जैसा कि हमें याद दिलाया गया, हर माहिर खिलाड़ी कभी नौसिखिया था। हर उस्ताद अनगिनत बार असफल हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों की भावना से ही निकला है। हाँ। जरा सोचिए, अगर सीखने की हर प्रक्रिया बिल्कुल आसान होती, अगर कभी कोई संघर्ष, कोई उलझन, कोई असफलता सामने ना आती, तो क्या हम सच में कुछ गहरा और सार्थक सीख पाते? क्या उस उपलब्धि का एहसास उतना ही मीठा होता? शायद नहीं। शायद असली संतुष्टि चुनौती को पार करने के संघर्ष में ही छिपी है, न कि हमेशा आसान रास्ता चुनने में। शायद कठिनाई ही सीखने को वो गहराई और मायने देती है जो उसे यादगार बनाती है। इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।